स्पेंसर की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? डायरेक्ट प्रश्न आता है यूपीपीएससी में। तो स्पेंसर की खाड़ी कहाँ स्थित है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ग्रीनलैंड? तो इसको हम मानचित्र में देखें ज़्यादा सही होगा। दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको हम ओशिनिया भी कहते हैं, है ना। इसमें ढेर सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिसको मिलाकर हम ओशिनिया कहते हैं इसको। तो ऑस्ट्रेलिया में यदि देखें तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में देखिए, आपको दिख रहा होगा एक खाड़ी दिख रही होगी। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ये स्पेंसर की खाड़ी आपको दिख रही है। तो स्पेंसर की खाड़ी कहाँ है? ये दक्षिणी साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो नदियों से प्रश्न आते हैं, एक मूर झील बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से आता है। डार्लिंग नदी, यहाँ पे मर्रे नदी और डार्लिंग नदी बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी तंत्र जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ मालोंगली नदी के तट पर यह अवस्थित है। तो कैनबरा किस नदी के तट पर अवस्थित है? मालोंगली नदी। ये कैनबरा है, यहाँ पे मालोंगली नदी बहती है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ही आयर झील पाई जाती है, उत्तरी आयर झील और दक्षिणी आयर झील। यहाँ पे ही डाउन्स का मैदान पाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मैदान पाया जाता है? घास का मैदान, डाउन्स पाया जाता है। तो डाउन्स में ही ये आयर झील अवस्थित है। इसके अलावा वुड झील के बारे में जानते रहिए। विक्टोरिया नदी बहती है, फोर्टेस्क्यू नदी बहती है, मार्चिंसन नदी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैके झील हो गई, झीलों में मैके झील, ऑस्टिन झील, बार्ली झील, मूर झील, रेशेल झील, कैरेंजी झील। ये आपके आरओ अन्य परीक्षाओं बीईओ वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ब्लांचे झील कहाँ है? तो ब्लांचे झील भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नीचे दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के तस्मान सागर है, ठीक है। यही तस्मान बांध विश्व प्रसिद्ध स्थित है। नीचे न्यूजीलैंड है। दरअसल ये स्पेंसर खाड़ी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण भी है। भ्रंश घाटी, जिसको रिफ्ट घाटी कहते हैं, उसका उदाहरण है। ये क्या होता है? तो जब तनाव लगता है, जब भूमि में तनाव उत्पन्न होता है, प्लेट में तनाव उत्पन्न होता है, किसी भूखंड में तनाव उत्पन्न होता है, तो दो भूखंडों का क्या होता है? विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं तनाव के कारण, टेंशन के कारण। इसी से क्या होता है कि एक तल ऊपर उठ जाता है या फिर एक तल नीचे रह जाता है। इससे क्या होता है कि भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। जो घाटी होती है, जो निचला हिस्सा होता है वो घाटी कहलाता है, भ्रंश घाटी कहलाता है। जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भ्रंश पर्वत कहलाता है। तो यह एक स्पेंसर घाटी एक भ्रंश घाटी का उदाहरण भी है। यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो नर्मदा, ताप्ती और ऊपरी जो दामोदर नदी की घाटियां हैं, जहां ये बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, ये भ्रंश घाटियों से होकर ही प्रवाहित होती हैं। तो भ्रंश घाटियों का निर्माण तनाव मूलक बल के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं, ये विभिन्न झीलें हैं और किस देश में स्थित हैं, पूछा है। तो वान झील तो टर्की में स्थित है। आपको पता है सबसे ज्यादा लवणीय झील जो है यही है, विश्व की सबसे ज्यादा लवणी झील है टर्की की वान झील। तो ये बिल्कुल सही है। लोपेनार झील चाइना में स्थित है। अथावास्का झील कनाडा की प्रसिद्ध झीलों में से एक झील है। ये ओनेगा झील जो है ब्राजील में स्थित नहीं है, ये रूस में स्थित है, जो पश्चिमोत्तर रूस है, यूरोप वाला रूस। आपको पता है कि रूस दो महाद्वीपों में स्थित है, यूरोप में और एशिया दोनों में स्थित है। उसका विस्तार दोनों महाद्वीपों में है। तो जो यूरोप में है, जो पश्चिमी रूस है, वहाँ पे ओनेगा झील है। आइए मानचित्र में देख लेते हैं। ये रहा आपका ओनेगा झील। ओनेगा झील ये पश्चिमी रूस है, यहाँ पर स्थित है, जो 29 नंबर है, 29। यहीं पर नीचे लडोगा झील भी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। और पश्चिम में आने आपको जेनेवा झील यहाँ पर मिलेगी। ये टर्की की वान झील है, ठीक है, 26 नंबर वान झील है। फिर उसके ठीक नीचे आपको मृत सागर मिलेगा, 25 नंबर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ओनेगा झील, क्योंकि ये ब्राजील में नहीं है, ये रूस में स्थित है, ठीक है। अगला काला सागर एवं मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? आपको पता है मरमरा सागर कहाँ स्थित है? ये टर्की में स्थित है।
आइए हम देखते हैं मानचित्र में कि कौन सी जल संधि इनको जोड़ती है। ये देखिए, ये ब्लैक सी है, ये काला सागर है, ये टर्की है, और ये रहा आपका मरमरा सागर। ठीक है, ये ब्लैक सी है, ठीक है, और ये सी ऑफ मरमरा है। ये आप जो देख रहे हैं सी ऑफ मरमरा है। और ये जो आपको जल संधि दिख रही है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी जल संधि जोड़ रही है इन दिनों को, ये जो आ रही है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, इस बार 2019 के एग्जाम में भी, 2018 की परीक्षा में भी ये पूछा गया था, आरओ वाले में, जो मेंस का एग्जाम हुआ था। तो इसका नाम है बास्पोरस जल संधि। क्या नाम है? ये बास्पोरस जल संधि है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बास्पोरस जल संधि। बाकी की जो जल संधियां हैं, जो डेविस जल संधि है, ये बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ओरेंटो जल संधि है, ये एड्रियाटिक सागर और ओयोनियन सागर को जोड़ती है। टॉरेंस जल संधि ये अराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है। दोस्तों ये जो टेस्ट हम आपको डेली दे रहे हैं, एमसीक्यूज दे रहे हैं, इनका मैं पूरा जखीरा तैयार कर रहा हूँ। इनको एक साथ मैं आपको ग्रुप में, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, ग्रुप में नहीं दे रहा हूँ मैं, जो हमारे पेड ग्रुप हैं मेंबर्स उनके, तो उनको एक साथ दे दूंगा। ये जल्द ख़त्म हो करके भूगोल इतिहास वाला पार्ट समाप्त करवा के एक साथ दे दूंगा। तो ये आपके लिए रामबाण हो जाएगा। जो हमने पीडीएफ वगैरह दी है वो तो पढ़िए ही, साथ ही एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करिए, वीडियोस देखते रहिए, आपका पूरा तैयार हो जाएगा एकदम। आप निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम आपका दौड़ कर क्वालिफाई आप करेंगे, ठीक है। तो आजकल थोड़े वीडियोस हमारे कम आ रहे हैं, मतलब कम लेंथ के आ रहे हैं, कम तो आ ही रहे हैं, लेंथ भी कम है, क्योंकि आवाज़ में आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी। अभी हिस्ट्री वाला पार्ट करके समाप्त करते हैं, 1-2 दिन में ज़्यादा अच्छी स्थिति हो जाएगी तो फिर लंबा वीडियो आएगा। जियोग्राफी के पार्ट्स बढ़ेंगे, हिस्ट्री का कम होगा, क्योंकि हिस्ट्री लगभग कगार पे पहुंच गया समाप्त होने के। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सब पे हम चर्चा कर चुके हैं अभी। महत्वपूर्ण जो बस बाकी है उनमें आगे 7-8 वीडियो में चर्चा हो जाएगी। चलिए, अहरार आंदोलन की शुरुआत 1906 में, जो अहरार आंदोलन था काफी प्रसिद्ध आंदोलन था, बंगाल का आंदोलन था यह। इसकी शुरुआत किसने की थी 1906 के आसपास? तो दोस्तों, राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमान थे। इनमें मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, इसके अलावा मजहरूर हक, ये सभी नेतृत्व करता थे इसके। और इन नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित किया था, ऐतिहासिक प्रस्ताव था वह, कि मुसलमानों को ब्रिटिश अर्थात अंग्रेजों की चाटुकारिता, चमचागिरी बंद कर देनी चाहिए और राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना चाहिए। ठीक, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा इस आंदोलन के विषय में, अरहर आंदोलन के विषय में, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगला है मराठा शक्ति के उत्तर की ओर बढ़ने की नीति का सूत्रपात किस मराठा पेशवा ने किया था? मराठा शक्ति के उत्तर की ओर बढ़ने की नीति का सूत्रपात मराठा के किस पेशवा द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा उत्तर की ओर बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया गया था। आपने फिल्म भी देखी होगी, उसमें थोड़ा दिखाया भी था इस विषय में। तो बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया और उसे लोकप्रिय भी बनाया। इसने उत्तर की ओर बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया, बाजीराव प्रथम ने। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफी विवादित प्रश्न रहा है, आप पिछली बार देखे होंगे जो प्रश्न पूछा गया था उसमें लोगों ने विवाद काफी किए थे, काफी यूट्यूब चैनल्स ने भी गलत गलत बता दिया था उसका उत्तर। लेकिन इसका उत्तर आप जान लीजिएगा कि पहले अध्यक्ष तो आगा खां थे दोस्तों, लेकिन आगा खां स्थायी अध्यक्ष थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, जिनका नाम था वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ये प्रथम अध्यक्ष थे।
ठीक, यहाँ स्थायी या अस्थायी नहीं पूछा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो वकार उल मुल्क ये प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, जबकि इस लीग के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह आगा खां थे। आगा खां को बनाया गया था। 1900 जैसे सच्चिदानंद, जैसे कांग्रेस में जैसे अपने जो संविधान सभा में थे, पहले जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन पहले स्थायी अध्यक्ष जो थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे अधिवेशन में उनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन एक दिन के लिए, एक अधिवेशन के लिए जो पहले अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन पहला अध्यक्ष तो उन्हीं को कहा जाएगा। इसी तरह है यहाँ भी। तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। 1908 में पूछता है अमृतसर में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछता है तो लखनऊ में था इसका मुख्यालय। और साथ ही एक बात याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी स्थापित की गई थी 1908 में, और उसकी अध्यक्षता जो की थी अमीर अली ने की थी। वहाँ पे जो अध्यक्ष थे अमीर अली थे। इतनी बातें याद रखिए। बम मैनुअल किस क्रांतिकारी से संबंधित पुस्तक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बम मैनुअल, देखिए याद रखिएगा, बम का दर्शन अर्थात फिलॉसफी ऑफ बम एक लेख था, वो भगवती चरण बोहरा का लेख था। जबकि बम मैनुअल जो पुस्तक थी ये P.N. वापट की पुस्तक थी। किसकी? P.N. वापट की पुस्तक थी। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। भगवती चरण बोहरा का चूंकि नाम ज्यादा आता है, बम के स्पेशलिस्ट थे, बम बनाने के स्पेशलिस्ट थे, और उनकी मृत्यु भी बम का परीक्षण करते हुई थी। बहुत ही वीर भी थे, बहुत टैलेंटेड थे, भगत सिंह के साथी थे। प्रत्येक केस में, यहाँ तक कि सैंडर्स की हत्या वाला केस था उसमें भी इनका नाम था, लेकिन न तो इनको अंग्रेज पकड़ पाए न इनको फांसी हुई। इनकी मृत्यु थी बम बनाते वक्त तथा बम का परीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा इनकी वाइफ भी, जो इनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी, उनका नाम दुर्गा देवी था। वो दुर्गा भाभी भी कहकर उनको पुकारा जाता था, दुर्गा भाभी के नाम से फेमस थी। वो भी एक क्रांतिकारी महिला थी, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी। तो इनकी वो वाइफ थी, ठीक है ना, इनकी वाइफ थी। तो बम मैनुअल के लेखक P.N. वापट थे। इन्हें ही वीर सावरकर ने हेमचंद्र कानूनगो के साथ बम बनाना सीखने के लिए लंदन से पेरिस भेजा था। तो याद रखिएगा, पूछता है कि किसको बम बनाना सीखने के लिए वीर सावरकर ने भेजा था लंदन से पेरिस? तो हेमचंद्र कानूनगो और P.N. वापट को, ठीक है ना। और इसकी अनेक प्रतियां उन्होंने भारत भी भेजी थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था पता लगाकर। इसकी एक प्रति जब बाल गंगाधर तिलक के पास पहुंची, उनको भेंट की गई, तो वे इसको देखकर भाव विभोर हो रहे थे। बहुत प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा की थी उनकी इस क्रांतिकारी इतनी वीरता पर, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होगा P.N. वापट होगा। इस सब चीज़ों को आप कहीं नोट करते जाइए तो बहुत अच्छा हो। चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? देखिए, तीनों सत्याग्रहों का आप याद कर लीजिए। चंपारण का मैं बता रहा हूं, अभी आपका होमवर्क मैं दे रहा हूं कि इस प्रश्न को यहीं पर आप पॉज करिए और अभी पढ़िए कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन साथ था, कौन कौन अहमदाबाद में साथ था, कौन कौन खेड़ा सत्याग्रह में साथ था। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है बार बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी पढ़िए इसको, अभी पढ़िए, अभी नोट करिए अपने नोटबुक में। तो चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो इसमें से दोस्तों राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों साथ थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में नील जो कर्मी थे, जो नील के किसान थे, खेती करते थे, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण के एक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, उन्होंने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की थी कांग्रेस के अधिवेशन में, और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में गांधी जी गए इनके बुलावे पे। वहाँ पर पहला जो है प्रयोग भी चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। भारत में जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसको पहला प्रयोग कहा जाता है। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी जो थे वो बाबू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक,
नरहरि पारिक, बृज किशोर, इनका नाम आपको याद रखना है। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो किसने विरोध किया था यह भी याद रखना है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। यह भी याद रखिएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वहीं राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, यह भी बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो किसने की थी दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है ना। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव कौन थे, NG रंगा थे। वही NG रंगा जिन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को। 1938 ईस्वी में फैजपुर कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, गुजरात में। कांग्रेस का जो सत्र था उसके साथ ही अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला। उसकी अध्यक्षता जिसने की थी वो NG रंगा ने की थी। यह भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, किस लिए संगठित किया गया था, आपको पता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में इस दल का गठन किया था। लेकिन इस दल का गठन किया किस लिए किया गया था, तो दोस्तों इसका गठन किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध था ये। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने खुदाई खिदमतगार, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर के सेवक, नामक एक संगठन स्थापित किया, जिसे ही लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ये स्वयं सेवक लाल कुर्ती पर, आप उनकी जब फोटो देखेंगे आप लाल कुर्ती में हमेशा उनको, तो ये स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे। लाल कुर्ती आंदोलन विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था, गांधीवादी आंदोलन था। कौमी आज़ादी के लिए अर्थात भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने कांग्रेस तथा गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया था। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को फ़क्र ए अफ़गान की उपाधि दी थी। भारत सरकार ने 1987 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया। तो कभी कभी किसी चरित्र के बारे में पूछ लेता है, कई कथन होते हैं, उनमें से ये सारे कथन खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ जुड़े हुए हैं। आप इनको तैयार रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना।
तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष और 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।